Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी अच्छे से पढ़ के आए हैं, है ना। कल हमने प्राइस इलास्टिसिटी के बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिया ना। इसीलिए उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? ये बताता है कि डिमांड में क्या आएगा, कितना चेंज आएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कितना चेंज आएगा। लॉ ऑफ डिमांड वगैरह क्या बोलता है, डिमांड किस तरफ जाएगा, पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है, कितना चेंज आएगा। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। प्राइस इलास्टिसिटी क्या बोला था, क्या होता है, इट इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा, उसको क्या बोला था हमने, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या, प्राइस इलास्टिसिटी का एक फॉर्मूला देखा था, जो बेसिक फॉर्मूला है। बेसिक फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। कि डिमांड में कितना चेंज आया डिवाइड बाय प्राइस में कितना चेंज आया। उसको क्या कर दिया था हमने, तोड़ दिया था। मतलब क्या, एक से दूसरे पॉइंट पे गए थे, उसको थोड़ा ब्रेक करके फॉर्मूला बनाया था। क्या फॉर्मूला बना था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। दूसरा क्या, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, है ना। उसी को हमने और ब्रेक डाउन कर दिया, तो क्या उससे हमें तीसरा फॉर्मूला मिल गया था। और इवेंचुअली हम किस पर आए हुए थे कि ईपी क्या होता है, डेल्टा क्यू अपन क्यू। डेल्टा क्यू मतलब क्या होता है, चेंजिंग क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू पी अपॉन डेल्टा पी, मतलब क्या, प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। ये तो क्या था, परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। अभी दूसरा हमने क्या, एक दूसरा मेथड पढ़ा था परसेंटेज के बाद, क्या था, पॉइंट इलास्टिसिटी वाला मेथड था। पॉइंट इलास्टिसिटी क्या बोला था, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड कब यूज होता है कि जब आपके सामने क्या दिया हुआ, एक डिमांड कर्व दिया हुआ है और आपको क्या बोला कि इस डिमांड कर्व में इस पॉइंट पे आपको क्या फाइंड करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है। तो अगर डिमांड कर्व में किसी भी पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है, तो आप कौन से मेथड का यूज करोगे, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले मेथड का यूज करोगे, है ना। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कैसे कैलकुलेट करते इलास्टिसिटी, उसका क्या एक सिंपल सा फॉर्मूला था, क्या, लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट। मतलब क्या, नीचे वाला लाइन डिवाइड बाय ऊपर वाला लाइन, है ना। देखो उसका हमने एग्जांपल, देखो क्या था, पॉइंट इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, है ना। उसका देखो हमने फॉर्मूला भी देखा था, क्या कि अगर बी पॉइंट है वहां पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना, तो कैसे होगा, ये क्या, ई लोअर सेगमेंट क्या हो गया, बी से ई लेके क्या हो गया, लोअर सेगमेंट हो गया, तो क्या होगा, बी ई डिवाइड बाय अपर सेगमेंट मतलब ए बी, मतलब क्या, 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। तो 6 डिवाइड बाय 2 मतलब क्या होता है, 3। तो ईपी क्या आ गया आपका, ईपी इज इक्वल टू 3, है ना। तो ये तो क्या था हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होता है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, मतलब क्या, नीचे वाले लाइन डिवाइड बाय ऊपर वाला लाइन। ये तो क्या, अगर डिमांड कर्व में किसी भी पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी फाइंड करना है, तो कौन सा यूज करोगे, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड का यूज करोगे। अब क्या है दूसरा मेथड, आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी कब होता है, अगर डिमांड कर्व है उसमें कोई भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं और 2 पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी क्या है वो फाइंड करना है, तो कौन सा मेथड यूज करोगे, आर्क इलास्टिसिटी वाला मेथड यूज करोगे। ठीक है, पॉइंट इलास्टिसिटी कब होता है, जब डिमांड कर्व में किसी भी एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी फाइंड करना है, तो कौन सा मेथड यूज होगा, पॉइंट इलास्टिसिटी वाला मेथड यूज होगा। पर अगर इन बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको इलास्टिसिटी फाइंड करना है, तो कौन सा मेथड यूज करोगे, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला मेथड यूज करोगे। ये तो क्या था हमारा 3 मेथड हो गया। सबसे पहला क्या, परसेंटेज मेथड, दूसरा क्या था हमारा पॉइंट मेथड, और तीसरा क्या था हमारा आर्क इलास्टिसिटी वाला मेथड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कल उसके बाद हमने पढ़ा था डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, 5 तरह के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं, है ना। देखो उसके लिए हमने पूरा एक ग्राफ बनाया था, चार्ट टाइप का बनाया था, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। देखो मैं हाईलाइट का कलर चेंज कर देता हूं, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला हमने डिग्री कौन सा पढ़ा था, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या बोला था कि प्राइस में लिटिल या नो चेंज आएगा और डिमांड में बहुत ही ज्यादा चेंज आ जाएगा। क्या, प्राइस में लिटिल या नो चेंज पर डिमांड में बहुत ही ज्यादा चेंज आ जाएगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, ईपी इज इक्वल टू क्या होता है, ईपी इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना। क्यों, क्योंकि प्राइस में लिटिल या नो चेंज है, डिमांड में क्या है, बहुत ज्यादा चेंज है। आपने अपने फ्रेंड को एक थप्पड़ मारा, उसने क्या कर दिया, आपको शूट कर दिया, तो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब प्राइस में लिटिल या नो चेंज पर डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है, प्राइस में कम चेंज आएगा, डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है तभी इसका नाम क्या है, इलास्टिक डिमांड है। प्राइस में लिटिल चेंज, डिमांड में मोर चेंज, है ना। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, ऊपर आता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे आता है। मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड में ज्यादा चेंज है, मतलब क्या, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो ईपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन
1 है ना। तो देखो इसमें क्या है, ईपी क्या आ रहा है 2.5 आ रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा ईपी ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ये तो क्या था इलास्टिक डिमांड। सबसे पहला क्या था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ईपी क्या होता है इन्फिनिटी होता है। दूसरा क्या है इलास्टिक डिमांड, मतलब क्या डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है प्राइस में कम चेंज आ रहा है ना, तो ईपी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तीसरा हमने क्या पढ़ा था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है ना। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या है, जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही क्या आ रहा है डिमांड में चेंज आ रहा है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज एज सेम एज परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना प्राइस में चेंज उतना डिमांड में चेंज। प्राइस में 10% चेंज, डिमांड में 10% चेंज, प्राइस में 20% चेंज तो डिमांड में भी 20% चेंज होगा। तो 20/20 10/10 तो क्या आ जाएगा आंसर क्या आएगा हमेशा 1 आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा ईपी इज इक्वल टू ऑलवेज 1 है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा ईपी इज इक्वल टू 1 है ना। इसमें क्या आ जाएगा ईपी हमेशा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा कौन सा हमारा इन इलास्टिक डिमांड है ना। इन इलास्टिक मतलब क्या, नाम से पता चल रहा है क्या डिमांड ज्यादा मूव नहीं कर रहा ना। इन इलास्टिक मतलब क्या ज्यादा मूवमेंट डिमांड में नहीं है ना। तो इन इलास्टिक डिमांड क्या होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो ज्यादा होगा पर डिमांड में क्या आएगा कम चेंज आएगा ना। डिमांड में कम चेंज आ रहा है और प्राइस में क्या आ रहा है ज्यादा चेंज आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। जब जाहिर सी बात है डिमांड में कम चेंज आ रहा है, डिमांड कहां पर होता है ऊपर होता है, प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है, प्राइस क्या है नीचे आ रहा है, मतलब क्या न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर क्या है बड़ा है। जब न्यूमरेटर छोटा होगा ऊपर वाला और डिनोमिनेटर बड़ा होगा नीचे वाला तो ईपी विल ऑलवेज बी लेस देन 1। तो ईपी क्या होगा हमेशा 1 से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, फिर पांचवा पॉइंट क्या पढ़ा था हमने परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। नाम से पता चल रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब क्या कोई भी चेंज ही नहीं आ रहा है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मतलब क्या बोला, आप किसी को भाव पे भाव दे रहे हो पर वो आपको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा, तो उसको क्या बोला जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोला जाता है ना। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब क्या हो गया प्राइस ऊपर से नीचे हो जाए पर डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के केस में ईपी इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है ना। देखो हमने सबके पास में क्या लिखते हैं उसका ईपी लिख देता है ना। सबसे पहले क्या था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तो उसमें क्या आ जाएगा ईपी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। दूसरा क्या इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड तो क्या आ जाएगा ईपी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या, जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही क्या आएगा डिमांड में चेंज आएगा, मतलब क्या दोनों इक्वल है। तो इसमें क्या आ जाएगा ईपी इज इक्वल टू क्या था 0 था। तीसरा क्या है इन इलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड में कम चेंज है और प्राइस में ज्यादा चेंज है। डिमांड में कम चेंज है, डिमांड कहां पर आता है न्यूमरेटर में आता है और प्राइस में क्या है ज्यादा चेंज है, प्राइस कहां पर आता है डिनोमिनेटर में आता है। तो मतलब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है ना और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो ईपी क्या आएगा हमेशा लेस देन 1 आएगा है ना। ये समझो ना, ये जब ऐसा होता है ना तो क्या बोलता है लेस देन 1, ऐसा होता है तो क्या बोलता है ग्रेटर देन 1। अब क्या परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मतलब क्या डिमांड में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है ना, प्राइस में खाली चेंज आ रहा है तो डिमांड में कोई चेंज नहीं है। तो डिमांड में ऊपर न्यूमरेटर क्या है 0 और 0 डिवाइड बाय एनी फिगर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इसमें ईपी क्या आएगा ईपी इज इक्वल टू 0। तो उम्मीद करता हूं क्या ये डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी समझ में आ गए होंगे। इसको क्या बोला जाता है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लियर हो गए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। ठीक है ना। अभी देखो इसमें अलग अलग समझाया हुआ कि 0 कब होता है ना। 0 मतलब क्या होता है डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, प्राइस चेंज आना, इसको क्या बोला जाता है देखो न्यूमेरिकल मेजर है ना। हमने क्या पढ़ा था सबसे पहला 0 क्या होता है क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज एज प्राइस चेंजेस है ना। मतलब क्या डिमांड में चेंज नहीं आएगा खाली प्राइस में चेंज आएगा। इसको क्या नाम दिया जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक या कंप्लीटली इनइलास्टिक भी बोला जाता है, वो हमने पढ़ लिया। फिर दूसरा क्या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 मतलब क्या था ये ईपी इज इक्वल टू लेसर देन 1 है ना। मतलब क्या 0 से तो बड़ा है पर लेस देन 1 है। लेस देन 1 क्यों आएगा, क्योंकि डिमांड में चेंज क्या होगा कम होगा और प्राइस में चेंज ज्यादा होगा। देखो क्या लिखा हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ स्मॉलर परसेंटेज देन डज प्राइस। मतलब क्या प्राइस बड़े परसेंटेज से चेंज हो रहा है, डिमांड कम परसेंट से चेंज हो रहा है। एग्जांपल क्या डिमांड 10% से चेंज हो रहा है तो प्राइस कितने 20% से। जब जाहिर सी बात है डिमांड 10% से चेंज होगा तो मतलब क्या डिमांड ऊपर आता है और प्राइस क्या 20% से चेंज होगा, मतलब प्राइस कहां पे आता है नीचे आता है। तो 10 डिवाइड बाय 20 आंसर क्या होगा 0.5। तो हमेशा क्या आ जाएगा इन इलास्टिक। उसको क्या बोलेंगे इन इलास्टिक। मतलब क्या होगा इसको ईपी इज इक्वल टू लेसर देन 1। अभी क्या है ईपी इज इक्वल टू 1। ईपी इज इक्वल टू 1 कब होता है क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय एग्जैक्टली द सेम परसेंटेज एज द प्राइस। जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही किस में चेंज आया डिमांड में चेंज आया। प्राइस में 10% डिमांड में 10%, सब में क्या आएगा सेम चेंज आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा ईपी इज इक्वल टू 1 है ना। जैसे क्या 10/10 कर लो ना, तो 10/10 क्या होता है 1 होता है ना। जितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस उतना ही क्या परसेंटेज चेंज इन डिमांड है। तो इसको क्या बोला जाता है यूनिट इलास्टिसिटी बोला जाता है। चौथा क्या है ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इन्फिनिटी। मतलब क्या है ईपी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। ईपी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 कब होता है जब डिमांड में ज्यादा चेंज आता है प्राइस में
कम चेंज आता है। क्या लिखा है? क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय लार्जर परसेंटेज देन प्राइस, मतलब डिमांड जो न्यूमरेटर में आता है वो क्या ज्यादा परसेंटेज से चेंज होगा, प्राइस जो डिनोमिनेटर में आता है वो कम परसेंटेज से चेंज होगा। जब जाहिर सी बात है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। जैसे क्या एग्जांपल समझ लो कि डिमांड कितने परसेंट से चेंज हो रहा है, 20% से चेंज हो रहा है, और प्राइस कितने परसेंट से चेंज हो रहा है, खाली 10% से चेंज हो रहा है। तो 20/10 करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ईपी क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। इन्फिनिटी मतलब क्या है, प्राइस में लिटिल या नो चेंज, डिमांड में क्या है बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें क्या ईपी कैसा होता है, ईपी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना, इससे क्या इन्फिनिटी को डिनोट किया जाता है। इसमें क्या ये लिखना भूल गए, ईपी इज इक्वल टू 0, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। उसके क्या डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्या हमने अलग अलग कर्व भी देखे थे, है ना। वो एक बार देखो, ये कर्व है ना, ये किसका है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। क्यों परफेक्टली इनइलास्टिक है, प्राइस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पर डिमांड क्या है, सेम का सेम है। प्राइस ऊपर से नीचे हो जाए, डिमांड क्या है, कुछ भी चेंज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब ईपी इज इक्वल टू 0, है ना। डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। डिमांड कर्व किससे पैरेलल होगा, वाई एक्सिस से पैरेलल होगा। दूसरा क्या देखो, जितना प्राइस में चेंज आ रहा है ना, उतना ही किसमें चेंज आ रहा है, डिमांड में चेंज आ रहा है, तो ईपी इज इक्वल टू 1। इसमें क्या रहा है, परफेक्टली इलास्टिक, मतलब क्या प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, पर डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोला, परफेक्टली इलास्टिक। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, ईपी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना। देखो इन्फिनिटी का सिंबल बना दिया था। फिर क्या था, देखो प्राइस में कम चेंज आ रहा है, डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है ना, प्राइस में कम डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, तो ईपी क्या होगा, ग्रेटर देन 1। इसमें क्या रहा है, प्राइस में ज्यादा आ रहा है पर डिमांड में क्या हो रहा है, कम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ईपी इज लेस देन 1। ये तो क्या था, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था। तो उम्मीद करता हूं कि क्या हमने कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं, कौन सा इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीख लिया। उसके 3 मेथड सीख लिए, क्या, परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड और आर्क मेथड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ लिया है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। अभी हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, मतलब क्या, नया मेथड, जिससे कि आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हो। कौन सा, उस मेथड का नाम क्या है, टोटल आउटले मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी, है ना। टोटल आउटले मेथड, है ना। देखो टोटल आउटले मतलब क्या होता है, देखो आउटले मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर, है ना। टोटल आउटले मतलब क्या होगा, देखो टोटल आउटले इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। ये मेथड क्या बोलता है कि अगर प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर आपके एक्सपेंडिचर में चेंज आता है तो कैसा इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे, है ना। आपको क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया होगा, और क्या दिया होगा, टोटल एक्सपेंडिचर दिया होगा, या फिर क्या, टोटल आउटले दिया होगा, और आपको क्या बोला होगा कि भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ढूंढ के बताओ। क्या क्या दिया होगा, आपको क्या दिया होगा, पहले तो प्राइस दिया होगा, है ना। पहले क्या दिया होगा, आपको प्राइस दिया होगा, और उसके सामने क्या दिया होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले। क्या बोला होगा, भैया देखो प्राइस 1 था तो टोटल एक्सपेंडिचर 1 ये था, और टोटल आउटले 1 ये था। और अगर प्राइस 2 हो गया, मतलब प्राइस चेंज हो गया, तो रिवाइज्ड टोटल एक्सपेंडिचर ये हो गया या टोटल आउटले ये हो गया। तो बताओ आप, डिमांड इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, या यूनिटरी इलास्टिक है ना। तो ऐसा हमें बताना पड़ेगा। देखो नॉर्मली कितना डिग्रीज होता है, नॉर्मली कितना होता है, 5 डिग्रीज होता है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होता है, 5 डिग्रीज होता है ना। 5 डिग्रीज हमने पढ़ा था। नॉर्मली कितना टाइप का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, 5 होता है ना। सबसे पहला तो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा क्या था, इलास्टिक। तीसरा क्या था, यूनिटरी इलास्टिक। चौथा क्या था, इन इलास्टिक। पांचवा क्या है हमारा, परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या, इन्फिनिटी। इलास्टिक मतलब क्या, ग्रेटर देन 1। यूनिटरी इलास्टिक मतलब क्या, इक्वल टू 1। इन इलास्टिक मतलब लेस देन 1। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या, 0। ये कितने थे, 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थे। हमने क्या पढ़ा था पहले कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने डिग्रीज है, 5 डिग्रीज है इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के। पर ये जो टोटल आउटले मेथड है, इसमें क्या इन पांचों को नहीं कैलकुलेट कर सकते। टोटल आउटले से खाली आप 3 कैलकुलेट कर सकते हो। और टोटल आउटले मेथड से क्या होता है, या तो आप बता पाओगे क्या डिमांड क्या है, इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, या तो फिर क्या है, इन
इलास्टिक है ना। नॉर्मल क्या होता है, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी 5 है, मतलब क्या 5 तरह से आप इलास्टिसिटी को बता सकते हो। पर ये जो टोटल आउटले मेथड है, अगर आपको आप अगर इसे यूज कर रहे हो तो आप क्या 3 ही टाइप बता पाओगे। क्या आप बोल पाओगे, क्या डिमांड इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो ये क्या इसका डीमेरिट भी मान सकते हो। देखो पॉइंट इलास्टिसिटी जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको 5 पॉइंट करके दिखाया था ना, और पांचों पे हमने कैलकुलेट किया था कि देखो यहाँ पे इलास्टिसिटी 0 होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा, यहाँ पे इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे लेस देन 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। पर अगर आप टोटल आउटले मेथड से चाहते हो कैलकुलेट करने के लिए तो उसमें क्या आप खाली 3 ही चीज बता पाओगे। क्या, या तो डिमांड इलास्टिक है, या डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है, या डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है। देखो ये मेथड क्या बोलता है ना, पहले ना हम थोड़ा क्या करते हैं, टेक्स्ट रीड करने की कोशिश करते हैं, है ना, ताकि आपको क्या थोड़ा टेक्स्ट रीड करने का हैबिट वगैरह भी बन जाए। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फॉर कमोडिटी एंड द टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले मेड टू इट मेड ऑन इट आर ग्रेटली रिलेटेड टू ईच अदर। इसने क्या बोला, जो उसका प्राइस है, प्राइस इलास्टिसिटी है, और उस पर जितना आप खर्चा कर रहे हो वो क्या है, आपस में बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है ना। कैसे है, देखो, एज द टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी परचेज। इसने क्या बोला, किसी चीज का प्राइस इलास्टिसिटी और टोटल एक्सपेंडिचर कैसे रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि देखो टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, क्या देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब आपने टोटल कितना स्पेंड किया वो कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल उसका फॉर्मूला क्या होगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। समझ लो किसी चीज का प्राइस क्या है, 10 रुपए है, मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूँ, 5 यूनिट्स कर रहा हूँ, है ना। प्राइस कितना है, 10 रुपए है, यूनिट कितना कंज्यूम कर रहा हूँ, 5 यूनिट कर रहा हूँ, है ना। तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया इस पे, ₹50 आ गया। समझ में आ गया ना, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करता है। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कि आपने कितना खर्चा किया, अभी खर्चा कितना किया वो कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, कितने रुपए का खरीदा और कितने यूनिट्स खरीदा, है ना। समझ लो कोई भी क्या था, पेन था, है ना, पेन का एग्जांपल लेते हैं, पेन था वो 10 रुपए का पेन था, मैंने 5 यूनिट खरीदा, है ना। तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, ₹50 का हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना आ गया ना। क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इनटू क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी कितना था, 10 रुपए था, मैंने 5 यूनिट कंज्यूम किया, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया, ₹50। टोटल आउटले भी क्या होता है, टोटल आउटले भी कितना हो गया, ₹50। टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले क्या है, एक दूसरे के अलग अलग क्या है, नाम है, सिनोनिम है ना। क्या लिखा हुआ, एज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कमोडिटी मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी। इसने क्या लिखा, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट होता है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है उसको क्या उसके क्वांटिटी डिमांडेड से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। और जो हमारे लिए टोटल एक्सपेंडिचर है वो सामने के वाले के लिए क्या है, टोटल रेवेन्यू, है ना। समझ लो एक दुकान वाले ने मुझे 10 रुपए के 5 पेन बेचे, है ना, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। वो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया 50 रुपए का, वही 50 रुपए उसका क्या हो गया, इनकम हो गया ना। तो जो एक बंदे के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है, वो दूसरे बंदे के लिए क्या हो जाता है, रेवेन्यू हो जाता है ना। तो वो आपको अगर टोटल एक्सपेंडिचर नहीं देखा, आपको टोटल रेवेन्यू भी देखा है, तो भी क्या आप उसी तरह से कैलकुलेट करोगे। क्यों, क्योंकि वो मेरा एक्सपेंडिचर है, तो शॉपकीपर का क्या है, वो रेवेन्यू है। एक बंदे का जो एक्सपेंडिचर वो दूसरे बंदे का क्या है, रेवेन्यू, है ना। जो कोई पैसा एक बंदा खर्च करता है तो हमेशा क्या होता है, दूसरे बंदे के लिए क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है ना। मैंने 50 रुपए का पेन लिया तो मेरे लिए क्या था, एक्सपेंडिचर था, पर सामने वाले के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया ना। तो मतलब क्या टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहेगा, जितना मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है वही क्या रहेगा, टोटल रेवेन्यू रहेगा। तो आपको अगर एग्जाम में एमसीक्यू पूछेंगे ना, तो आपको ऐसा नहीं पूछेंगे भैया टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया या घट गया ना, तो आपको क्या बोल सकते हैं कि भैया टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया या घट गया, या तो आपको बोल सकते हैं कि भैया टोटल आउटले बढ़ गया या घट गया ना। आउटले मतलब क्या, मेरे पास से कितना पैसा गया, या तो फिर क्या टोटल रेवेन्यू बढ़ गया या घट गया। ये तीनों क्या है, सेम है ना। टोटल रेवेन्यू कह लो, टोटल एक्सपेंडिचर कह लो, टोटल आउटले कह लो, है ना। ये मेथड्स अगर आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है ना, तो इन 3 में से कोई भी दे दे, आप घबराना मत। भले नाम टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है ना, पर क्या है, इन तीनों में से कुछ भी देखिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो अभी इस मेथड से ना अगर आपको कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो ना, ये मेथड बिल्कुल सिंपल। ये मेथड क्या कहता है कि ना, समझ लो अगर प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, बढ़ गया, या प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, घट गया, तो डिमांड क्या है भैया, तो डिमांड क्या है, इलास्टिक है ना। मतलब क्या है, प्राइस के बढ़ने या घटने से क्या हो रहा है, डिमांड पर असर हो रहा है। देखो प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर कब बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या था, हमने क्या टोटल एक्सपेंडिचर क्या बोला, प्राइस इनटू
क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, है ना। तो ये क्या बोलता है कि प्राइस के घटने से क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो प्राइस के घटने के बाद टोटल एक्सपेंडिचर कब बढ़ सकता है, जब क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा तो ही टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि प्राइस घट रहा है तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, जनरली क्या होना चाहिए, अगर मैं अपना डिमांड सेम रखता हूं और प्राइस पहले 10 था और मेरा डिमांड कितना था, 5 था। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, समझ लो मेरा पहले प्राइस क्या था और डिमांड क्या था। पहले क्या था, प्राइस 10 रुपये था, डिमांड कितना था, 5 यूनिट का था। तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, 10 × 5 मतलब कितना था, 50 था, है ना। अभी समझ लो कितना हो गया, प्राइस 5 रुपये हो गया और मैं डिमांड क्या रखता हूँ, 5 का 5 रखता हूँ, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 25 हो गया। मतलब क्या हुआ, प्राइस के कम होने से मेरा क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो प्राइस के कम होने से अगर टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा तो क्या होगा, डिमांड इनइलास्टिक होगा, मतलब डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। पर देखो प्राइस कितना हो गया, 10 से 5 हो गया और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहला मेरा क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर 50 था, अब समझ लो क्या कर लो, अब है ना प्राइस 10 से 5 हो गया ना, तो मैंने अपना क्वांटिटी डिमांड कर दिया कितना, पहले मैं 5 यूनिट खरीदता था, अब मैं कितना खरीद रहा हूँ, 15 खरीद रहा हूँ। तो 5 × 15 मतलब अब मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 75। तो अभी क्या हो रहा है, प्राइस 10 से 5 हो रहा है और डिमांड कितना हो रहा है, 5 से लेके 15 हो रहा है, मतलब डिमांड क्या है, इलास्टिक है। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, अगर प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो डिमांड विल बी इलास्टिक, है ना। या तो फिर प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया। प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम कब होगा, अगर प्राइस बढ़ा और आपने डिमांड कम कर दिया तो क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। तो अगर प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा, है ना। तो देखो 2 पॉइंट है ना, अगर इनवर्स रिलेशनशिप है ना प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में, इनवर्स रिलेशनशिप मतलब क्या, उल्टा, प्राइस कम हुआ टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, या प्राइस बढ़ गया और टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो क्या होगा, डिमांड क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। अभी क्या, ये तो क्या था आपका पहला सिनेरियो, है ना, कि डिमांड इलास्टिक कब होगा, जब टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होगा ना, तो क्या हो जाएगा, डिमांड इलास्टिक हो जाएगा। अभी दूसरा सिनेरियो आता है, दूसरा सिनेरियो क्या है, प्राइस बढ़ जाए या क्या हो जाए, प्राइस घट जाए, पर जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या रह रहा है, बिल्कुल सेम रह रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर में कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है, तो डिमांड क्या हो जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक हो जाएगा। तब क्या बोलेंगे, डिमांड कैसा है, यूनिटरी इलास्टिक है, प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, मतलब क्या होगा, समझ लो प्राइस 20% से बढ़ गया तो मैं डिमांड क्या कर दूंगा, 20% से कम कर दूंगा, तभी क्या होगा, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। इसको ना देखो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ना। देखो ये था प्राइस, ये था क्या था, क्वांटिटी। पेन का प्राइस था कितना, 10 रुपए, और पेन का क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, समझ लो 10 यूनिट्स का ही था, ठीक है। समझ लो पेन का कितना हो गया, प्राइस कितना हो गया, 10 रुपए से कितना हो गया, 8 रुपीज हो गया, मतलब पेन का क्वांटिटी प्राइस कितना हो गया, 20% डाउन हो गया, तो डिमांड भी कितना बढ़ा रहा हूँ, 10 से कितना कर रहा हूँ मैं, 12 रुपए कर रहा हूँ, तो डिमांड भी कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, तो है ना। कब क्या होगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा। तो प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, तो डिमांड क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक होगा। टोटल एक्सपेंडिचर सेम कब रहेगा, टोटल एक्सपेंडिचर सेम तभी रहेगा जब जितना प्राइस में बढ़ा हुआ है उतना ही डिमांड घटेगा, या जितना प्राइस घटा है उतना ही डिमांड बढ़ेगा, तभी क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो डिमांड को क्या बोलोगे आप, यूनिटरी इलास्टिक है। अभी क्या बोलते हैं, लास्ट सिनेरियो, तीसरा सिनेरियो, है ना। क्या तीसरा सिनेरियो क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या प्राइस घटेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर ये सिनेरियो है तो क्या हो जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगा आपका, इन इलास्टिक हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मतलब क्या, क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, या प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब क्या, डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, मतलब डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ना, ये तो क्या था, हमारा कंसेप्ट था। अभी ना आपको शॉर्टकट याद रखना है, तो शॉर्टकट कैसे याद रखो पता है, अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में ना इनवर्स रिलेशनशिप है ना, तो क्या हो जाएगा, डिमांड इलास्टिक। किसमें, प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में। मतलब क्या हो गया, प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, या प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो क्या हो जाएगा, डिमांड इलास्टिक हो जाएगा। ये तो क्या था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, टोटल एक्सपेंडिचर क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर सेम कब रहेगा, जब जितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस हुआ उतना ही परसेंटेज चेंज इन डिमांड होगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। तो प्राइस बढ़ गया या घट गया, टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहा, सेम रहा, तो क्या हो जाएगा, डिमांड यूनिटरी इलास्टिक हो जाएगा। मतलब क्या, दूसरा हो गया। अभी क्या था, तीसरा पॉइंट, मतलब क्या है, दोनों में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, और अगर प्राइस घट रहा है तो साथ में टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे, डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है। तो अगर आपको लिखना है ना, तो आप टोटल एक्सपेंडिचर के सामने ना, देखो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा टेबल ग्राफ टाइप का बना देता हूँ। देखो 3 है ना, ऐसे बना दो, 3 एरो खींच दो, है ना। सबसे पहला क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप, उसके नीचे लिखो क्या,
प्राइस क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, या प्राइस अप हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, इलास्टिक हो जाएगा ना। डिमांड कैसा है, इलास्टिक डिमांड है। अभी दूसरे में क्या लिखो, नो रिलेशनशिप, है ना। नो रिलेशनशिप या मतलब क्या, इक्वल रिलेशनशिप, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसमें क्या लिखो, प्राइस अप हो जाए या प्राइस डाउन हो जाए, पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, इक्वल टू सेम, तो क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। तीसरा क्या लिखो, डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसमें लिखो क्या, प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या क्या प्राइस घटने की वजह से क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी घट रहा है। तो इसको क्या लिखोगे, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन इलास्टिक डिमांड। उम्मीद करता हूँ क्या ये इलास्टिक क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, इन इलास्टिक क्या होता है, ये हमने आगे पूरा डिग्रीज में पढ़ लिया है। डिमांड इलास्टिक होगा तो क्या होगा, ईपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यूनिटरी इलास्टिक होगा तो क्या होगा, ईपी इज इक्वल टू 1, और इन इलास्टिक होगा तो क्या होगा, ईपी इज इक्वल टू लेस देन 1। और 2 पॉइंट हम भूल गए, 2 पॉइंट क्या है, वो इस मेथड से टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो क्या था, ईपी इज इक्वल टू इन्फिनिटी और ईपी इज इक्वल टू 0। ईपी इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होता है, याद करो, ईपी इज इक्वल टू इन्फिनिटी कब होता है, जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होता है, जब प्राइस में लिटिल या नो चेंज है, डिमांड में क्या हो गया, बहुत ही बड़ा चेंज आ गया, है ना। जैसे कि आपने अपने फ्रेंड को एक खाली थप्पड़ मारा, मतलब क्या, प्राइस में लिटिल या नो चेंज है, उसने क्या कर दिया, आपको उठा के शूट कर दिया, मतलब क्या, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है ना। दूसरा क्या पढ़ा था, ईपी इज इक्वल टू 0, मतलब क्या, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब क्या, एग्जांपल लिया था, आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, मतलब उसने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया ना। आप किसी को बहुत भाव देते हो पर क्या वो आपको बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, ईपी इज इक्वल टू 0। प्राइस में प्राइस ऊपर से लेके नीचे आ जाए पर क्या डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो उसको क्या बोला जाता है, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये जो टोटल आउटले मेथड था उसका क्या है, डीमेरिट है। उसका डीमेरिट क्या है, आप उसमें खाली 3 डिग्री मेजर कर सकते हो। आप टोटल आउटले मेथड को देख के खाली ये बता सकते हो कि डिमांड क्या है, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है। आप ये नहीं बता सकते कि परफेक्टली इनइलास्टिक है या परफेक्टली इलास्टिक है। वो आप क्या पॉइंट इलास्टिसिटी वगैरह वाले मेथड में बता सकते हो। इसी के साथ ये हमारा टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कंक्लूड होता है। अभी तो क्या ये हमने देखो कितने 4 मेथड पढ़ लिया ना। सबसे पहला मेथड कौन सा था हमारा, सबसे पहला मेथड था परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड क्या था, नॉर्मल था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। वो फॉर्मूला को हमने 3 तरह से तोड़ के देखा था और उससे हमने एक शॉर्ट वाला फॉर्मूला बनाया था। ये तो क्या था, सबसे पहला हमारा परसेंटेज मेथड। ये परसेंटेज मेथड कब यूज होता है, जब आपको 2 प्राइस दिया हुआ है, 2 डिमांड दिया हुआ है, तब क्या परसेंटेज मेथड यूज कर सकते हो। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, पॉइंट मेथड पढ़ा। पॉइंट मेथड कब यूज दिया हुआ है, कब यूज होगा, जब आपको एक डिमांड कर्व दिया हुआ है ना, और बोला क्या डिमांड कर्व में किसी भी एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी फाइंड करो, तो कौन सा मेथड यूज करोगे, पॉइंट इलास्टिसिटी वाला मेथड यूज करोगे। तीसरा कौन सा मेथड है भैया, तीसरा मेथड है आर्क मेथड। आर्क मेथड कब यूज होता है, जब आपको कोई भी डिमांड कर्व दिया हुआ है, उसमें 2 पॉइंट दिए हुए है ना, और बोला क्या इन 2 पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी क्या है फाइंड करो, तो कौन सा मेथड यूज करोगे आप, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला मेथड यूज करोगे। वो हमने आपको एक ग्राफ देख के हमने समझा था, ठीक है। फिर चौथा अभी हमने क्या पढ़ा, टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। बस इसमें एक ये बात याद रखना, क्या इसमें कभी कभी हो सकता है दिया आपको प्राइस के सामने टोटल आउटले भी दिया हो सकता है, टोटल एक्सपेंडिचर भी दिया हो सकता है, या टोटल रेवेन्यू भी दिया हो सकता है। पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या है, इन तीनों का मतलब क्या समझेंगे हम, सेम समझेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा था, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े थे, है ना। उसमें ये पूछ सकते क्या, अगर डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ईपी क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो ईपी क्या है, वगैरह वगैरह। वो हमने पूरा कल ग्राफ के साथ पूरा डिटेल में देख लिया है। अभी क्या करेंगे, अभी एक और नया टॉपिक शुरू करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले हमने क्या पढ़ा था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करती है या डिमांड को इफेक्ट करती है। अब क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो डिमांड डिटरमाइन करती है कि भैया प्राइस इलास्टिसिटी कैसा रहेगा। मतलब क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा होगा,
कम होगा या यूनिटरी इलास्टिक होगा वगैरह वगैरह, है ना। देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या, कौन कौन सी चीजें डिटरमाइन करेगी कि भैया किसी भी कमोडिटी का प्राइस इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक वगैरह होगा, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट मतलब क्या, किसी भी चीज का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है या नहीं है। इसका ना देखो हम एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं ना, ये ना मैं सब पूरा रब कर देता हूँ, वापस रिवीजन करेंगे ना तो वापस लिख लेंगे। अगर आपने नहीं लिखा, आपको लिखना है तो आप पॉज करके थोड़ा बैक जाके भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके सामने पढ़ा हुआ है, इसमें मैं लिखने का टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है। देखो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट मतलब क्या है, जाहिर सी बात है अगर किसी भी चीज़ का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो उसका इलास्टिसिटी हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, कोक एंड पेप्सी, है ना। कोक कितने रुपए का है, 50 रुपए का है। पेप्सी भी कितने का है, 50 रुपए का, है ना। दोनों का प्राइस क्या है, 50-50 है। और समझ लो 50 रुपए पे क्या दोनों का डिमांड क्या था, कोक का कितना बिकता था, 20 यूनिट बिकता था, और पेप्सी का समझ लो कितना यूनिट बिकता था, 30 यूनिट बिकता था, ठीक है। देखो दोनों का प्राइस क्या था, सेम था, 50-50 रुपए था। दोनों क्या है, क्लोज सब्सटीट्यूट है। क्लोज सब्सटीट्यूट मतलब क्या होता है, एक नहीं है तो एक की जगह पे दूसरा चलेगा, अपने को फर्क नहीं पड़ता कोक पी लो या पेप्सी पी लो, है ना। 50 रुपए पे दोनों का डिमांड क्या था, कोक का डिमांड 20 यूनिट था, पेप्सी का डिमांड 30 यूनिट था। अभी क्या है, कोक का इलास्टिसिटी कैसा रहेगा, तो बोला क्या, कोक का क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है क्या हमारे पास, हाँ भैया कोक का क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। तो ये क्या बोलता है, अगर किसी भी चीज का क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो उसका डिमांड हमेशा क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। इलास्टिक क्यों रहेगा, समझ लो कोक का प्राइस 50 रुपए से कितना हो गया, 45 रुपीज हो गया, मतलब कितना गिरा, खाली 10% गिरा ना। 50 रुपए से 45 हो गया मतलब कितना, 5 रुपए गिरा, तो 5 डिवाइड बाई 15 200 मतलब कितना गिरा, 10% गिर गया कोक का प्राइस, है ना। तो डिमांड 20 यूनिट है, तो ये 20 यूनिट का कितना हो जाएगा, डायरेक्ट डिमांड 10 यूनिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ जो कोक खरीदने वाले थे वो क्या खरीदेंगे, पेप्सी खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कोक पिए या पेप्सी पिए। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, बहुत ही ज्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट है। अगर किसी भी चीज का क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल रहा तो उसका प्राइस कम गिरेगा, तो डिमांड क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगा। डिमांड कितना हो गया, 20 से डायरेक्ट कितना हो गया, 10 हो गया, मतलब डिमांड में कितना चेंज आया, डायरेक्ट 50% कम हो गया ना। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, 10% है, पर परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है, 50% है ना। तो इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब क्या हो गया 50 डिवाइड बाई 10, मतलब ईपी इज इक्वल टू क्या गया 5। ईपी इज इक्वल टू 5 मतलब क्या है, ग्रेटर देन 1 है 5, हाँ ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, तो इसका मतलब बिल्कुल जो मतलब इसका समरी है, तो समरी क्या होगा, अगर किसी भी प्रोडक्ट का क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो उसका प्राइस गिरेगा, तो लोग क्या करेंगे, उसके सब्सटीट्यूट में शिफ्ट हो जाएंगे। हमने एग्जांपल देखा क्या, कोक का क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल था पेप्सी, है ना। तो कोक का प्राइस गिरा तो लोग किस में शिफ्ट हो जाएंगे, उसके क्लोज सब्सटीट्यूट पेप्सी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अवेलेबिलिटी सब्सटीट्यूट के बारे में, देखो आप छोटा सा लिख दो क्या, इफ देयर इज क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल इन मार्केट, मतलब क्या मार्केट में क्या है, क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, तो डिमांड विल बी इलास्टिक, है ना। ये क्या होगा, क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो क्या डिमांड क्या रहेगा, हमेशा इलास्टिक रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर प्राइस कम हो गया इसका, या इसका प्राइस बढ़ गया, तो क्या होगा, लोग इसके दूसरे वाले में शिफ्ट हो जाएंगे। सॉरी ना, देखो मैंने एग्जांपल में क्या लिया, ये 50 से 45 हुआ ना। देखो प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ना चाहिए था, पर समझ लो आप क्या, 50 से क्या हो गया 55 प्राइस हो गया, मतलब क्या प्राइस 5 रुपए से बढ़ गया, तभी तो डिमांड कम होगा ना। देखो क्या प्राइस 50 से कितना हो गया था, 55, मतलब 10% प्राइस क्या हो गया था, बढ़ गया था, तो डिमांड क्या हो गया, 50% क्या हो गया, कम हो गया ना। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। सब क्यों, क्योंकि लोग क्या हो गए इसमें इसके सब्सटीट्यूट में शिफ्ट हो गए। तो नॉर्मल क्या लिख लो, अगर क्या किसी भी चीज का क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो क्या होगा, डिमांड क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। अभी क्या हम एक लेते हैं दूसरा एग्जांपल मतलब क्या, समझ लो मैं डॉक्टर के पास गया ना, डॉक्टर ने क्या बोला, सर आपको देखो बहुत बड़ी बीमारी है, अगर आपको जिंदा रहना है तो क्या आपको इसी दवा से ठीक हो सकता है, मतलब क्या समझ लो दवा कितने रुपए की है, 500 रुपए की, है ना। तो मुझे क्या बोला उसने कि इसी दवा से ठीक हो सकता है, आपको हर हफ्ते कम से कम 1 गोली इस दवा का लेना पड़ेगा। तो प्राइस कितना था, 500 रुपए था उसका। मैंने बोला सर को और दवा नहीं चलेगा, नहीं, बोला अगर आपको जिंदा रहना है तो क्या यही दवा लेना पड़ेगा, इसका कोई सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है ना। तो समझ लो प्राइस कितना था, 500 रुपए था, तो मैं वो दवा ले रहा था, हाँ भाई दवा वो ले रहा था, क्यों, क्योंकि उसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं था। अब प्राइस इसका कितना हो गया, 500 से कितना हो गया, 700 हो गया, ये समझ लो 500 से कितना हो गया, 5000 भी हो गया, तो मतलब क्या प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। पर इसका कोई मार्केट में सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, भैया इसका कोई मार्केट में सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, जिंदा रहना है तो इसी को खाना पड़ेगा। तो अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो क्या प्राइस कितना ही बढ़ जाए या कितना ही घट जाए, डिमांड में कोई ज्यादा चेंज आएगा नहीं। तो क्या होगा, इफ देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट, तो यहाँ पे लिख दो क्या, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, तो डिमांड क्या रहेगा,
डिमांड विल बी लेस देन 1, डिमांड ईपी इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1। क्यों? अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, डिमांड में इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एग्जांपल क्या, आप रोजमर्रा नमक यूज करते हो ना, अभी नमक 2 रुपए का है तब भी आप खा रहे हो ना, अभी नमक 20 रुपए का हो जाएगा तब भी क्या नमक का कोई इतना क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगा, अगर किसी चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, क्या आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो पहला क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या था, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो क्या अंग्रेजी में कैसे लिखोगे, अंग्रेजी में क्या लिखोगे, इफ देयर इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट डिमांड विल बी इलास्टिक, एंड इफ देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट देन डिमांड विल बी इन इलास्टिक। एग्जांपल क्या लिख सकते हो, कोक और पेप्सी का। कोक और पेप्सी दोनों का प्राइस 50-50 रुपए था, कोक का प्राइस 50 से कितना हो गया, 55 हो गया, मतलब प्राइस कितना बढ़ा, खाली 10% बढ़ा। तो डिमांड कितना हो गया, 20 से कितना हो गया, डायरेक्ट 10 हो गया, मतलब प्राइस 10% बढ़ा और डिमांड कितना कम हो गया, 50% कम हो गया। तो डिमांड क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। तो अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड इलास्टिक रहेगा, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो डिमांड क्या रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा। ये तो क्या था, हमारा पहला पॉइंट था क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। दूसरा पॉइंट क्या है, पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट, है ना, कि मतलब जो कंज्यूमर का बजट है उसमें उस कमोडिटी का पोजीशन क्या है ना। देखो इसके लिए ना एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझ लो आपके सर है ना, आपके सर का इनकम कितना है, मंथली 10,000 रुपीज का है। सर क्या लेते हैं, साबुन यूज करते हैं नहाने के लिए ना, सर अब नहा के लेक्चर लेते हैं रोज, तो नहाने के लिए साबुन लेते हैं। साबुन कितने रुपए वाला लेते थे सर, 20 रुपए वाला लेते थे ना। तो 10,000 रुपए का इनकम है, उसके सामने 20 रुपए क्या कोई मायने नहीं रखता है ना। तो अगर ये 20 का 30 रुपए भी हो गया, मतलब प्राइस कितना हो गया, 20 का कितना हो गया, 30 रुपीज हो गया, मतलब 20 से बढ़ के 30 हो गया, मतलब प्राइस कितना हो गया, 50% भी बढ़ गया है ना। पर क्या 10,000 की इनकम के सामने 30 रुपए भी कोई मायने मेरे सामने नहीं रखेगा, तब भी क्या मैं वही साबुन खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि क्या मेरे बजट में अगर 10 रुपये ज्यादा भी चला गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट, तो क्या अगर कंज्यूमर के बजट में उस चीज का पोजीशन बहुत ही छोटा है या नेग्लिजिबल है तो डिमांड क्या रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा। इसमें क्या लिखो आप, नेग्लिजिबल पोजीशन, क्या लिखोगे, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब क्या, बहुत ही कम, मतलब क्या आपके बजट में उसका पोजीशन क्या है, बहुत ही छोटा सा है या बहुत ही कम पोजीशन है। तो नेग्लिजिबल पोजीशन है तो डिमांड क्या रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा। जैसे क्या एग्जाम्पल क्या लिखो, सोप है ना, सोप कितने का आता है, मैं 10,000 इनकम था, 20 रुपए का सोप लेता था, मेरे बजट में क्या सोप का बहुत ही नेग्लिजिबल पोजीशन था। अब क्या वो 20 रुपए वाला सोप 30 रुपए में होगा तो मैं दूसरे में शिफ्ट करूंगा, नहीं क्यों, क्योंकि सोप में वही यूज करूंगा, क्यों 10 रुपए ज्यादा जाएगा तो मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये तो क्या था भैया, अगर नेग्लिजिबल पोजीशन है। दूसरा क्या, उसका बहुत ही बड़ा पोजीशन है ना। अब समझ लो मुझे कोई मोबाइल फोन खरीदना है ना, मेरा इनकम कितना है, 20,000 रुपए का ना, और मुझे मोबाइल फोन खरीदना है कितने रुपए वाला, 18,000 रुपए वाला। हाँ, तो हो सकता है 18,000 रुपए वाला मैं फोन खरीद लूँ है ना, पर इसका प्राइस क्या हो गया, 18,000 रुपए से कितना हो गया, 22,000 रुपए हो गया ना। क्यों, अब 22,000 रुपए का मैं फोन खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता। क्यों, क्योंकि मेरे इनकम से ज्यादा हो गया। तो अगर आपके बजट में इसका पोजिशन बहुत ही बड़ा है तो क्या होगा, डिमांड इलास्टिक होगा ना। तो क्या लिखोगे, इफ हायर पोजिशन तो क्या होगा, डिमांड इलास्टिक, और नेग्लिजिबल पोजीशन होगा तो डिमांड क्या रहेगा, हमेशा इनइलास्टिक रहेगा। इसीलिए जो छोटी सस्ती चीजें होती है ना, उसका क्या होता है, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको डेयरी मिल्क लेते थे, 30 रुपए वाला लेते थे ना, पहले वो 30 रुपए मिलता था तब भी आप खरीदते थे। अब अगर वो डेयरी मिल्क 30 से 35 रुपए का हो गया तो क्या आप खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, तो भी आप क्या कर दोगे, खरीदोगे, क्योंकि आपको बजट में इतना फर्क नहीं पड़ता। पर क्या अगर आप मोबाइल 18,000 रुपए वाला खरीदने वाले थे, अब वो मोबाइल कितने का हो गया, 25,000 रुपए वाला हो गया, तो क्या आप वो खरीदोगे, तो भैया आप वो नहीं खरीदोगे। तो क्या लिखोगे आप, नेग्लिजिबल पोजीशन है तो डिमांड क्या रहेगा, इनइलास्टिक, डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। पर अगर ग्रेटर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, आपके बजट में बहुत बड़ा पोजीशन है किसी कमोडिटी का, तो क्या होगा, उसका डिमांड इलास्टिक होगा। इसके साथ हमारा दूसरा पॉइंट भी क्या होता है, कंक्लूड होता है। तीसरा क्या है भैया, नेचर ऑफ अ नीड दैट कमोडिटी सेटिस्फाइड, है ना, नेचर ऑफ द नीड दैट कमोडिटी सेटिस्फाइड, मतलब वो मेरा किस तरह का नीड सेटिस्फाई कर रहा है। देखो अगर वो मेरा नेसेसरी नीड सेटिस्फाई कर रहा है तो डिमांड क्या रहेगा भैया, इनइलास्टिक रहेगा। जैसे कोई खाने की चीज है ना, वो क्या है, मेरा नेसेसरी है, मुझे जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है, तो अगर नेसेसरी पोजीशन है मेरा तो क्या होगा, डिमांड इनइलास्टिक होगा। पर वो क्या मेरा लग्जरी सेटिस्फाई कर रहा है कि क्या अगर होगा तो चलेगा भैया, नहीं होगा तो नहीं होगा तो चल जाएगा ना, अगर होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। तो अगर ऐसा है कि नहीं होगा तो भी चलेगा तो क्या होगा, डिमांड इलास्टिक होगा। क्यों इलास्टिक होगा, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया तो मैं उसको नहीं खरीदूंगा। क्यों, क्योंकि ये चीज तो नहीं होगा तो भी चलेगा। एग्जाम्पल क्या लिखो इसके सामने, एग्जाम्पल लिखो कोई भी लग्जरी गुड्स, है ना, या तो फिर क्या एग्जाम्पल क्लोथ्स वगैरह ना, अभी कोई जीन्स वगैरह उसका प्राइस बढ़ गया 1,000 रुपए से 2,000 रुपए हो गया, तो क्या मैं कोई नया फैशनेबल जीन्स नहीं पहनूंगा तो भी क्या हो जाएगा, चल जाएगा, है ना। तो क्या प्राइस बढ़ गया तो मैं डिमांड क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, है ना। तो क्या अगर लग्जरी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है
है ना, तो या कोई नॉर्मल गुड्स है तो उसका क्या हो जाएगा, डिमांड इलास्टिक होगा। पर अगर क्या है, नेसेसरी है, नेसेसरी मतलब क्या, जैसे खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, तो क्या अगर नेसेसरी है तो नेसेसरी का डिमांड क्या रहेगा, हमेशा इन इलास्टिक। तो नेचर ऑफ द नीड दैट कमोडिटी सेटिस्फाइड, वो आपका कौन सा नीड सेटिस्फाई कर रहा है। अगर नेसेसरी नीड सेटिस्फाई कर रहा है तो डिमांड क्या रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा। अगर आपकी लग्जरी को वो सेटिस्फाई कर रहा है तो डिमांड क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। चौथा क्या था, नंबर ऑफ यूजेस विच अ कमोडिटी कैन बी पुट, है ना, उसका देखो हमने एग्जांपल लिया था पहले जब हमने पढ़ा था ना वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसमें हमने एग्जांपल लिया था किसका, इलेक्ट्रिसिटी का ना। अगर वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी का हमने क्या एग्जांपल लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या आप फैन के लिए भी यूज कर सकते हो, एसी के लिए भी यूज कर सकते हो, अलग अलग चीजों के लिए भी यूज कर सकते हो। जब जाहिर सी बात अलग अलग चीज के लिए किसी भी चीज को यूज कर सकते हो, है ना, तो उसका प्राइस बढ़ गया तो उसको क्या करोगे आप, कम चीजों के लिए या कम पर्पस के लिए यूज करोगे, है ना। तो अगर वो बहुत सारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है तो उसका डिमांड क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। इसके सामने क्या आप लिख सकते हो, छोटा सा अगर लिखना है तो क्या होगा, अल्टरनेटिव यूजेस, है ना, अल्टरनेटिव यूजेस मतलब वो आपके बहुत सारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा, डिमांड इलास्टिक होगा। एग्जाम्पल क्या, इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो क्या आपके अलग अलग यूजेस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो आपके क्या खाली एक पर्पस के लिए काम आ रहा है ना, तो या उसको आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, तो क्या होगा, डिमांड क्या होगा, जनरली इन इलास्टिक होगा, है ना। तो क्या, इफ अ कमोडिटी सेटिस्फाइज नंबर ऑफ यूजेस, है ना, मतलब क्या वो अलग अलग चीजों के लिए यूज हो रहा है तो डिमांड क्या रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा। डिमांड क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। और अगर वो अलग अलग चीजों के लिए यूज नहीं होता है तो डिमांड क्या रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा। अभी दूसरा क्या है, ये तो क्या होगा चौथा पॉइंट होगा। अभी पांचवा पॉइंट क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या समझ लो, अभी पेट्रोल का प्राइस कितना है, 70 रुपीज़, है ना। अभी क्या गवर्नमेंट ने बोल दिया रातों रात, क्या भाई पेट्रोल का प्राइस कितना हो गया, 80 का हो गया, तो क्या अगर प्राइस बढ़ गया तो मैं रातों रात बाइक को बेच के आऊंगा, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी तो अभी मेरे पास क्या उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना। तो क्या करूंगा, अगर टाइम पीरियड मतलब क्या है, शॉर्ट पीरियड है ना, अभी तो क्या मैं शॉर्ट टर्म में क्या ऐसा नहीं है कि भाई पेट्रोल का प्राइस 70 से 80 होगा तो मैं रातों रात बाइक बेच दूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। पर क्या, तो इसलिए क्या हुआ, अगर शॉर्ट पीरियड है तो शॉर्ट पीरियड में क्या रहेगा, डिमांड क्या रहता है, हमेशा इन इलास्टिक। क्यों इन इलास्टिक रहेगा, क्यों, क्योंकि अभी मेरे पास इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पर क्या अभी 1-2 साल में क्या मैं इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढूंगा कि भैया देखो पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो मुझे क्या कोई ना कोई तो अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे क्या ई बाइक का दिमाग में आ गया, तो क्या मैंने 2 साल पैसा जमा किया और मैंने क्या ले लिया, ई बाइक ले लिया। तो क्या लॉन्ग टर्म है तो उसमें क्या कर सकता हूँ, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, है ना। तो लॉन्ग टर्म में एडजस्ट कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म में तो क्या रहेगा, डिमांड इलास्टिक रहेगा। पर शॉर्ट टर्म में है, मुझे क्या बोला, रातों रात पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो आज ही रात में क्या अपना बाइक बेच के पेट्रोल का कंजम्पशन खत्म नहीं कर दूंगा ना। तो क्या यहाँ पे लिख दो शॉर्ट पीरियड है, यहाँ पे ना छोटा सा आप लिखते जाना मेरे साथ। तो क्या अगर आप लिखते रहोगे ना तो आपको पूरा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, आप खाली ये जो लिखा हुआ है वो पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, शॉर्ट पीरियड इज इक्वल टू इन इलास्टिक। शॉर्ट पीरियड में इन इलास्टिक क्यों रहता है, क्यों, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, आप एडजस्ट नहीं कर पाते। और उसके बाजू में क्या लिख दो, लॉन्ग पीरियड, है ना। अगर आपके पास क्या है, पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा है, आपके पास बहुत लंबा समय 1-2 साल का है, तो मैं क्या बाइक की जगह पे ई बाइक ले लूंगा और पेट्रोल का कंजम्पशन क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो लॉन्ग पीरियड में डिमांड क्या रहेगा, हमेशा इलास्टिक रहेगा। क्यों, बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट, है ना। क्यों, अगर लॉन्ग पीरियड रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ। सही है, ये क्या हो गया पांचवा पॉइंट। छठा क्या है, कंज्यूमर हैबिट। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज का कस्टमर हैबिचुअल है, किसी को क्या सिगरेट फूकने का आदत है, किसी को शराब पीने का आदत है ना, अगर वो हैबिचुअल है तो क्या होगा, उसका डिमांड इन इलास्टिक रहेगा। जाहिर सी बात है, प्राइस बढ़ जाए या घट जाए क्या होगा, शराब का डिमांड तो उतना ही रहेगा, उसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। या तो क्या एग्जांपल ले लो आप, टोबैको का एग्जांपल ले लो ना। गवर्नमेंट हर साल बजट में क्या करती है, तंबाकू पर टैक्स बढ़ाती है ना, फिर भी उसका क्या कंजम्पशन कम हुआ नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जिसको आदत है, कंज्यूमर क्या है, हैबिचुअल है ना। अगर किसी चीज का हैबिचुअल है कंज्यूमर तो क्या डिमांड हो जाएगा, इन इलास्टिक। और अगर हैबिचुअल नहीं है तो डिमांड क्या हो जाएगा, इलास्टिक। तो इसके बाजू में आप लिख सकते हो क्या, इफ कंज्यूमर इज हैबिचुअल, है ना, मतलब क्या कस्टमर को किसी का हैबिट पड़ा हुआ है तो क्या होगा, डिमांड इन इलास्टिक, है ना। एग्जाम्पल लिख दो क्या, टोबैको या फिर वाइन वगैरह ना। टोबैको या अल्कोहल क्या इसका एग्जांपल हो गया, क्या हैबिचुअल है तो क्या होगा, डिमांड इन इलास्टिक होगा। उसका प्राइस ऊपर से नीचे हो जाए, इसको तो पीना है मतलब पीना है ना। दूसरा क्या है हमारा, टाइड डिमांड, है ना। देखो टाइड डिमांड क्या होता है ना,
टाइट डिमांड मतलब क्या है, एक चीज का डिमांड दूसरी चीज पे डिपेंड रहता है ना। जैसे देखो कार्टिज है, कार्टिज पता है ना, प्रिंटर में प्रिंट होता है जो, तो प्रिंटर का जो इंक होता है उसको क्या होता है, कार्टिज बोलते हैं ना। तो क्या कार्टिज का डिमांड है वो किससे लिंक है, प्रिंटर से लिंक है ना। अभी सबके पास 12-12 हज़ार रुपए का प्रिंटर लगाया हुआ है ना। अभी कार्टिज कितने का है, 500 रुपए का आता है ना। अगर कार्टिज का प्राइस 600 रुपए हो गया तो क्या कार्टिज का डिमांड कम होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि सबके पास प्रिंटर रखा हुआ है ना। अब कार्टिज का 100 रुपए बचाने के लिए कोई 12,000 रुपए का प्रिंटर फेंक नहीं देगा ना। तो क्योंकि अगर किसी भी चीज का टाइट डिमांड है तो डिमांड क्या रहेगा, इन इलास्टिक। तो इसके बाजू में आप क्या लिख दो, इफ डिमांड इज टाइड, डिमांड इज टाइड। अगर डिमांड क्या है, किसी भी चीज से टाइड है, जैसे क्या पेन का और इंक का डिमांड क्या है, टाइड है। बाइक और पेट्रोल का डिमांड क्या है, टाइड है ना। अभी मेरे कार क्या है, मेरे पास 4 लाख रुपए का कार है ना। अभी पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया, अचानक से बढ़ गया, डीजल का प्राइस सेम रहा, तो क्या मैं रातों रात 4 लाख रुपए का कार 2 लाख रुपए में बेच दूंगा 20 रुपए पेट्रोल का बचाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि पेट्रोल का डिमांड क्या है, टाइड है। किससे टाइड है, कार से टाइड है। मतलब टाइड मतलब क्या है, जुड़ा हुआ है ना। तो अगर किसी भी चीज, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड है वो दूसरे प्रोडक्ट के साथ टाइड है ना। तो टाइट डिमांड है तो क्या होगा, डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। और अगर टाइड नहीं है तो डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। अभी 8वां पॉइंट क्या है, प्राइस रेंज। प्राइस रेंज में क्या बोला हुआ पता है, कोई बहुत ही सस्ता गुड्स है ना, बहुत ही क्या चीप गुड्स, वेरी चीप गुड्स का डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। या तो फिर क्या वेरी एक्सपेंसिव गुड्स है उसका डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। जैसे क्या मैंने बोला, क्या साबुन एग्जांपल है ना, वो कितने का था, 20 रुपए का आता है ना, चीप है। या तो फिर क्या कोई है वो 1 रुपए वाला टॉफी लेता है ना, वो क्या है बहुत ही ज्यादा चीप है ना। 1 रुपए वाला टॉफी इक्लेयर्स ले तो 1 रुपए वाला, वो क्या है बहुत ही ज्यादा चीप गुड्स है। अभी क्या आपको इक्लेयर खाने का शौक है ना, और वो इक्लेयर 1 रुपए वाला 2 रुपए का हो गया, मतलब क्या प्राइस में 100% चेंज आ गया। तो क्या 1 रुपए इक्लेयर का प्राइस बढ़ गया तो आप इक्लेयर खाना खत्म कर दोगे? भैया नहीं खत्म करोगे। क्यों, क्योंकि क्या बहुत ही ज्यादा सस्ता वाला गुड्स है ना। तो क्या होगा, बहुत ज्यादा सस्ता वाला गुड्स है ना, तो उसका डिमांड क्या रहेगा, इनइलास्टिक रहेगा। कैसे, अगर बहुत सस्ता वाला गुड्स है उसका प्राइस बढ़ जाए घट जाए, आपकी डिमांड में कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। या तो क्या वेरी एक्सपेंसिव गुड्स है, वेरी एक्सपेंसिव मतलब क्या, बहुत महंगे महंगे सुपर कार्स होते हैं या डायमंड्स होते हैं, जैसे क्या रोल्स रॉयस है, फरारी वगैरह ना, वो 2-3 करोड़ का है ना, वो लेने वाला पब्लिक ही अलग है ना। उसको क्या 5-10 लाख रुपए ऊपर नीचे हो जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो मतलब क्या होता है, अगर वेरी चीप गुड्स है या वेरी एक्सपेंसिव गुड्स है तो क्या होगा, उसका डिमांड क्या रहेगा, इनइलास्टिक रहेगा। और जो नॉर्मल प्राइस रेंज में आता है, मिड रेंज में आता है, जैसे क्या हो गया, मोबाइल हो गया, क्लोथ्स हो गया वगैरह वगैरह ना, तो उसका डिमांड क्या रहेगा, हमेशा इलास्टिक रहेगा। तो उसके लिए क्या लिख दो आप, वेरी चीप गुड्स या वेरी एक्सपेंसिव गुड्स, तो डिमांड क्या रहेगा, इनइलास्टिक रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई बहुत ही करोड़पति है उसको क्या कोई 5-10 लाख रुपए से फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब कोई रोल्स रॉयस लेने जाता है ना, तो वो क्या उसमें नहीं बोलता भैया 5 रुपए कम करोगे, 10 रुपए कम करोगे, 5 लाख कम कर दो, 10 लाख कम कर दो, वहां पे ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि उनको प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो फिर क्या बहुत ही सस्ता वाला गुड्स है, वो कोई चीज है, वो इक्लेयर आप 1 रुपए का लेते थे, अभी वो इक्लेयर 2 रुपए का हो गया, तब भी क्या उसके डिमांड में कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ये तो क्या होगा, हमारा प्राइस रेंज हो गया। देखो एक बार हम वापस क्विकली एक बार देख लेता है ना। ये टॉपिक हमने कौन सा शुरू किया था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो डिटरमाइन करती है कि किसी भी गुड्स है उसका डिमांड क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा या इनइलास्टिक रहेगा। ठीक है, सबसे पहला क्या हमने पढ़ा, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। जाहिर सी बात है, इसमें हमने कौन सा एग्जांपल लिया, कोक एंड पेप्सी का। अगर किसी भी चीज का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसका डिमांड क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। क्यों इलास्टिक रहेगा, क्योंकि उसके प्राइस में चेंज आया। अगर प्राइस उसका बढ़ गया तो लोग क्या हो जाएंगे, इसके सब्स्टिट्यूट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, इफ देयर इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल डिमांड विल बी इलास्टिक, इफ देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल डिमांड विल बी इनइलास्टिक। ये तो क्या था, हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा क्या, पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट, मतलब क्या अगर छोटा सा पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, एग्जांपल क्या, सोप, मेरा इनकम 10,000 है, सोप क्या बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है मेरे बजट में। तो अगर नेग्लिजिबल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है तो उसका प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो मेरे डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या लिख दो, अगर नेग्लिजिबल पोजीशन है तो डिमांड इनइलास्टिक, और अगर हायर पोजीशन है या ग्रेटर पोजीशन है तो डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। तीसरा क्या, नेचर ऑफ द नीड दैट कमोडिटी सेटिस्फाई, वो मेरी किस तरह की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो मेरी नेसेसरी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा, प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से डिमांड पे कोई असर नहीं होगा। एग्जांपल क्या था, सॉल्ट का था। दूसरा है कि अगर वो मेरी लग्जरी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या प्राइस के चेंज होने से डिमांड में भी चेंज हो जाएगा। फिर क्या, चौथा हमने पढ़ा, नंबर ऑफ यूजेस अ कमोडिटी कैन बी पुट टू यूज, है ना। अगर उसको ज्यादा यूजेस है तो डिमांड क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। क्यों इलास्टिक रहेगा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ गया तो मैं उसका यूज क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा।
फिर क्या था पांचवा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए डिमांड क्या रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा। क्यों, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा, डिमांड इलास्टिक होगा। क्यों इलास्टिक होगा, क्यों, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, आप उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लोगे, इसीलिए क्या होगा, आप उसको एडजस्ट कर पाओगे, तो डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। जैसे क्या पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो मैं रातों रात अपनी बाइक नहीं बेच दूंगा, पर क्या कर दूंगा, 2-3 साल में मैं क्या कर दूंगा, नॉर्मल बाइक से ई बाइक में शिफ्ट हो जाऊंगा। फिर क्या हमने पढ़ा, कंज्यूमर हैबिट्स। कंज्यूमर हैबिट्स में क्या था, अगर कोई भी बंदा किसी भी चीज़ से हैबिचुअल है, जैसे क्या अल्कोहलिक लोग होते हैं या फिर क्या होता है सिगरेट पीने वाला ना, तो वो हैबिचुअल है, तो क्या प्राइस बढ़ जाए घट जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई भी चीज़ ऐसा है कि जिसका क्या होता है, कस्टमर को हैबिट होता है, तो उसका डिमांड क्या रहेगा, इनइलास्टिक रहेगा। पर अगर कोई भी बंदा हैबिचुअल नहीं है तो उसके लिए डिमांड क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। फिर सातवां हमने क्या पढ़ा, टाइट डिमांड, है ना। जैसे क्या एग्जांपल लिया, कार्टिज का और प्रिंटर का, बाइक का और पेट्रोल का। अगर किसी चीज का डिमांड कैसा है, टाइट डिमांड है, जैसे क्या पेट्रोल का डिमांड है वो क्या है, टाइट है, किससे, बाइक से, है ना। तो क्या अगर किसी भी चीज का डिमांड क्या है, टाइट रहेगा, तो उसका डिमांड क्या रहेगा, इनइलास्टिक रहेगा। क्यों, क्योंकि पेट्रोल में 10 रुपये बढ़ने से मैं अपना बाइक या कार नहीं बेचूंगा। फिर क्या पढ़ा हमने, आठवां प्राइस रेंज। प्राइस रेंज मतलब क्या होता है, जो बहुत ही हाई प्राइस रेंज वाली चीज है, जैसे क्या होगा, रोल्स रॉयस हो गया, फरारी हो गया, या बहुत ही सस्ती वाली चीज है, जैसे 1 रुपए का इक्लेयर हो गया ना। तो क्या होता है, अगर प्राइस रेंज वेरी लो है या वेरी हाई है, तो उन चीजों का डिमांड क्या रहता है, इनइलास्टिक रहता है। क्यों, क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत प्राइस में ऊपर नीचे हो जाए तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। पर जो मिड रेंज वाली चीजें होती है उसका डिमांड क्या रहता है, हमेशा इलास्टिक रहता है। जैसे क्या हो गया, कपड़ा हो गया, वगैरह वगैरह। ये तो क्या था हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था। इसके साथ हमारा प्राइस इलास्टिसिटी पूरा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब ये ना देखो, जैसे हमने ना प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा ना, वैसे ही क्या है, इनकम इलास्टिसिटी है। देखो प्राइस इलास्टिसिटी क्या बोलता है कि प्राइस इलास्टिसिटी का अंग्रेजी में डेफिनेशन क्या है। देखो सबसे पहले हमने इलास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या पढ़ा, है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड, कि डिमांड कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग इट, है ना। अगर फैक्टर अफेक्टिंग इट आ गया कि मतलब क्या, उसको जो जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसकी वजह से डिमांड में क्या चेंज आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, खाली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर अफेक्टिंग इट। अब प्राइस इलास्टिसिटी क्या गया, प्राइस इलास्टिसिटी में क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी मतलब नाम से ही पता चल रहा है किसकी वजह से चेंज हो रहा है, प्राइस की वजह से। तो उसका डेफिनेशन क्या हो गया, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कि अगर प्राइस की वजह से डिमांड में जितना चेंज आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी बोलेंगे। तो वैसे ही इनकम इलास्टिसिटी क्या हो गया, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर के इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वो हम किस में पढ़ेंगे, इनकम इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। देखो नाम से पता चल रहा है ना, प्राइस इलास्टिसिटी क्या था, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। वैसे इनकम इलास्टिसिटी क्या है, ऊपर वाला पहला लाइन तो क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। इनकम इलास्टिसिटी को अंग्रेजी में क्या बोलोगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी डिफाइंड एज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड, कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर के इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वो हम किस में पढ़ेंगे, इनकम इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला भी क्या, जो पहले प्राइस इलास्टिसिटी में था ना, बिल्कुल वही सेम टू सेम फॉर्मूला है, पर इसमें क्या कर दोगे, उसमें फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, है ना। देखो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी समझ में आ गया ना, तो आपको इनकम इलास्टिसिटी में कोई डाउट ही होना नहीं चाहिए। क्या करना है, खाली प्राइस को हटा के क्या कर देना है, इनकम को ले आना है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगा। देखो उसका भी क्या ऐसा फॉर्मूला किया, उसका हमने फॉर्मूला क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू डेल्टा पी अपॉन पी, है ना। इसका क्या होगा, इसका बिल्कुल इसमें क्या कर दो, P की जगह पे क्या कर दो, Y कर दो ना। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू वाई अपॉन डेल्टा वाई, है ना। इसको थोड़ा अलग अलग तरह से तोड़ के बताया हुआ है। वो फॉर्मूला कैसे फॉर्मेशन हुआ ना, वो हमने जब वो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला था ना, हमने बताया था कि क्या, पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस था, फिर क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को कैसे लिख सकते हो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कैसे लिख सकते हो, फिर वो डिवीजन वाला मल्टीप्लीकेशन में जाता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है ना। वो सब हमने प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़ा हुआ है। अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा ना, तो एक बार पीछे जाके पिछला लेक्चर खोल के देख लो, है ना, बिल्कुल सेम टू सेम है ना। तो इनकम इलास्टिसिटी क्या हो गया, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये क्या था हमारा, इनकम इलास्टिसिटी था। वो एक बार आप पढ़ लोगे ना टेक्स्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा।
ना। इसमें क्या है, खाली एक ही मेथड है, इसमें कोई दूसरा मेथड नहीं है। कौन सा? परसेंटेज मेथड है ना। परसेंटेज मेथड से हमने प्राइस इलास्टिसिटी में क्या न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके देखे थे, इसमें भी अगर न्यूमेरिकल्स ऐसा आया तो सॉल्व करके देख सकते हो। पर देखो इसमें ना कुछ मतलब एग्जांपल दिए हुए हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, द इनकम ऑफ हाउस होल्ड इंक्रीजेस बाय 10%। इनकम कितना इंक्रीज हुआ? 10%। पर डिमांड ऑफ व्हीट रेज बाय 5%। डिमांड कितना रेज हुआ? खाली 5%। तो फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, है ना। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मतलब व्हीट का डिमांड कितना चेंज हो रहा है? 5%, पर इनकम कितना बढ़ रहा है? 10%, है ना। तो 5/10 मतलब क्या हो जाएगा? 0.5। तो इनकम इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0.5, मतलब क्या हो जाएगा? लेस देन 1 भी आप बता सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक बोल सकते हो। दूसरा क्या है? इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड राइज बाय 10%, डिमांड ऑफ अ टीवी राइज बाय 20%, है ना। इनकम 10% से बढ़ गया, डिमांड कितने से बढ़ गया? 20% से। तो फॉर्मूला लगा दो, 20 डिवाइड बाय 10 मतलब क्या हो गया? 2 हो गया। तो ईपी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी क्या है? 1 से ग्रेटर है ना। ये 5 अलग अलग दिए, वो आप अपने आप से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या इनकम 5% से बढ़ गया, डिमांड कितने से कम हो गया? 2% से हो गया, तो 2/5। इनकम कितने से बढ़ गया? 7% से बढ़ गया, डिमांड कितने से बढ़ा? 7% से बढ़ा। तो न्यूमेरिकल में कितना हो जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर में 7%, प्राइस इनकम कितना बढ़ा? 7%, डिमांड कितना बढ़ा? 7%। तो 7/7 इज इक्वल टू 1। तो इसको क्या बोल सकते हो? यूनिटरी इलास्टिक भी बोल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनकम इलास्टिसिटी भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी समझ में आ गया तो इनकम इलास्टिसिटी भी क्या है? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। कल के लेक्चर में हम पूरा ये चैप्टर क्या करेंगे? बिल्कुल समाप्त कर देंगे। कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी में 2 होता है, एक सब्स्टिट्यूट वाला, एक अल्टरनेटिव वाला, है ना। वो भी हम देख लेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा घर पे पढ़ के आओगे। अगर घर पे पढ़ के नहीं आओगे तो ये चैप्टर आपका पूरा ऊपर से चले जाएगा ना। मैंने हर लेक्चर में आपको रिवाइज करवाया है, इसीलिए मैं कहता हूँ प्लीज़ एक बार आप टेक्स्ट पढ़ो घर पे जाके। थोड़ा अगर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए बुक में तो वो क्वेश्चंस भी क्या करो? घर पे जाके सॉल्व करो। और डाउट नहीं होता तो आप डाउट पूछो। अभी तक मुझे किसी भी बंदे ने डाउट नहीं पूछा। अभी या तो किसी को सब या तो पूरा समझ में आ रहा है तो कोई डाउट नहीं पूछता है, या तो कह रहा पूरा ऊपर से जा रहा है तो डाउट नहीं पूछता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप फर्स्ट वाली कैटेगरी में हो। और अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज पूछो। ये आपके ये जो चैप्टर ना, डिमांड वाला चैप्टर, और दूसरा क्या? कंज्यूमर बिहेवियर वाला चैप्टर, पूरे फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स में ये 2 सबसे टेक्निकल चैप्टर हैं। अगर ये 2 चैप्टर आपने समझ लिया ना तो पूरा इकोनॉमिक्स क्या मक्खन है। आपको 70-80 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ ये चैप्टर मेरे सबसे पहले करवाने का पीछे मतलब मेरा एम ही यही है क्या, कि अगर ये सबसे पहले हो गया ना तो आपको सबसे ज़्यादा रिविजन इस चैप्टर का हो पाएगा और आप सबसे ज़्यादा बार इस चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे, पढ़ पाओगे और आपका ये परफेक्ट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा वेटेज भी इस चैप्टर का है और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत क्या है? टेक्निकल है। अगर ये आपने क्लियर कर लिया ना, मतलब पूरा अच्छे से फोड़ दिया ना, तो आप पूरा इकोनॉमिक्स फोड़ दोगे। और अगर इकोनॉमिक्स फोड़ दिया तो फाउंडेशन भी आसानी से फोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये MCQ वाला है, इसमें आसानी से स्कोर कर सकते हो। इसलिए प्लीज़ कह रहा हूँ कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा एक बार पढ़ के आना। और मैं ऐसे नहीं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम सप्लाई वाला पढ़ेंगे। सप्लाई वाला भी मुश्किल से क्या 3 या 4 घंटे का चैप्टर है। क्यों? अगर आपने डिमांड समझ में आ गया तो सप्लाई भी से आसानी से समझ में आ जाएगा। और जैसे ही सप्लाई चैप्टर खत्म होगा उसके विदिन 3 to 4 डेज क्या रखेंगे? हम टेस्ट का आयोजन करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ घर पे अभी से पढ़ना शुरू कर दो, टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। फिर आप मत बोलना सर आपने तो बताया नहीं, अचानक से टेस्ट ले लिया। इसलिए आपका टेस्ट होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे से पढ़ना है। और हमारा मेन एग्जाम में 70% का एम है, तो इन जो क्लास में टेस्ट होंगे उसमें भी क्या 70% का एम रखेंगे मिनिमम। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू।